वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो ये वीडियो आप लोगों ने ध्यान से एंड तक सुननी है। इस चैप्टर में से जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो सभी आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आप लोग चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं विद पीडीएफ नोट्स। तो उसके लिए आप लोगों ने हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना है, तो आपको सभी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि solution of two electrolytes A and B are diluted. The molar conductivity of B increases 1.5 times while that of A increases 25 टाइम्स। विच ऑफ द टू इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आप लोगों ने याद रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी जब हम सोल्यूशन को करते हैं डिल्यूट तो सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्लियर है। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें इंक्रीज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्मॉल चेंज होगा। तो बी में होती है सिर्फ 1.5 टाइम्स बट ए में हुई है 25 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा बी और ए होगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसे ही हमने ग्राफिकली भी शो कर कर दिखाना है। ग्राफ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये है इसका ग्राफ। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो थोड़ा सा चेंज ही होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेसोसिएशन तो ऑलरेडी हुई होती है। सोल्यूशन को डिल्यूट करने पर सिर्फ क्या होता है कि जो आयंस होते हैं उनकी फोर्सेस वीक हो जाती हैं। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जब हम सोल्यूशन को करते हैं डिल्यूट तो उनकी डेसोसिएशन बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्लियर है। तो बी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके। तो ऐसी प्रॉब्लम और ये जो साथ में इन्होंने ग्राफ पूछा है ये आपको बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है represent the cell in which the following reaction takes place. The value of E node for the cell is this one. What is the value of E cell? तो सबसे पहले हमें इस सेल को रिप्रेजेंट करना है। ये सेल की रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन हुई है एल्यूमिनियम की। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और आयंस की है कंसंट्रेशन 0.01 में। बीच में लगता है साल्ट ब्रिज और दूसरी साइड पर Cd2 पॉजिटिव से बन गया है Cd। तो रिडक्शन हुई है Cd2 पॉजिटिव आयंस की। इनकी थी कंसंट्रेशन दिस वन एंड साथ में बना है Cd। क्लियर है। तो दिस इज दी सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हमें सोल्व करना है ई सेल। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है? ई सेल इज इक्वल्स टू दी ई नोट सेल माइनस, ठीक है, तो हम रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही सब कुछ यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं डायरेक्टली 0.059 ओवर एन। ओवर एन क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम से बना है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो एक एल्यूमिनियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं लॉस? 3 इलेक्ट्रॉन्स। बट 2 एल्यूमिनियम है तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल 6। ठीक है, और लॉग लॉग में हम ऊपर क्या रखते हैं? प्रोडक्ट साइड के आयंस की कंसंट्रेशन, यानी कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन उसके आगे 2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। डिवाइड में Cd2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन और उनके आगे है 3 तो इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर यूज करनी है वैल्यूज। ई नोट सेल की वैल्यू हमें 1.260 दी गई है, 0.059/6 लॉग, और एल्यूमिनियम आयंस की है कंसंट्रेशन 0.01 का स्क्वायर और नीचे है 0.1 का क्यूब। ठीक है, तो अब हमें इस लॉग को सोल्व करना है। तो लॉग की सोल्विंग में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। 0.01 का स्क्वायर मतलब कि 0.01 क्या बन गया? 10 की पावर -2, उसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4 बन जाएगी। 0.1 यानी कि 10 की पावर -1, उसका क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगी -3। तो ये आपका ऊपर जाकर ये पावर ऐड होगी तो ये बच जाएगी 10 की पावर -1। तो पावर आगे आ जाती है लॉग में तो ये बच गया log 10 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आंसर आ गया आपका -1। तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं वैल्यू 1.260 माइनस 0.059/6। यहाँ पर क्या आ गया? -1, तो ये बीच में हो जाएगा प्लस
तो अब इसकी आप लोगों ने डिवाइड कर लेनी है, ठीक है। तो इसकी अगर आप लोग करेंगे डिवाइड तो ये आपका बन जाएगा 1.260, यहाँ पर बन गया प्लस, इसको करेंगे डिवाइड, दिस बिकम्स दी 0.0096, इसको ऐड कर देंगे तो 1.269 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन भी हो सकती है, यानी कि आप यहाँ पर 0.059 को यूज़ कर लें 0.06 अप्रोक्सीमेटली, तो आपकी सोल्विंग यहाँ पर कुछ इजी हो सकती है। अदरवाइज अच्छा रहेगा अगर आप लोग डिवाइड कर इसका यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर सोल्व करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है प्रॉब्लम फाइंड दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर द एसिटिक एसिड if the limiting molar conductivity of the sodium acetate is this one and limiting molar conductivities of the other ions is this one। तो हमें आयंस की मोलर कंडक्टिविटीज बताई गई हैं, सोडियम एसीटेट की बताई गई है, हमें सोल्व करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में दो आयंस होते हैं, एक होता है एसीटेट आयन, एक होता है हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम एसीटेट, ठीक है, प्लस अब इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पर चाहिए हाइड्रोजन आयन, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं आयनिक जो होती है कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, वो हमें यहाँ पर बताई गई ये वैल्यू, और अब सोडियम आयन एक्स्ट्रा है तो इसको हम यहाँ से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऐसे इसका एक रिलेशन बना लेना है, जो भी आप लोगों को पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग। तो इन सभी की वैल्यूज को यूज करते हैं, इसकी वैल्यू हमें बताई गई थी ना, ठीक है, और H पॉजिटिव की वैल्यू है 349.6 और सोडियम पॉजिटिव की वैल्यू है 50. तो इसको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर सिंपल सा आंसर जो है वो आपका क्या बच जाएगा, दैट इज दी 390.5, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद सोल्व कर लेना 390.5, और यूनिट्स यहाँ पर बताई गई हैं वो आप लोगों ने साथ में ज़रूर मेंशन करनी है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट्स बन जाएंगी। क्लियर है अभी, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं सिंपल सी। तो आगे चलते हैं और प्रॉब्लम्स करते हैं इसमें से। इसके बाद है प्रॉब्लम स्टेट दी कोहल-रोल्स लॉ, ठीक है। अब जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम की है वो कोहल-रोल्स लॉ की ही प्रॉब्लम है कि हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसने हमें क्या बताया कि लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा नोड of an electrolyte can be represented as the sum of individual contributions from the anion and the cation of that electrolyte, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास है सोडियम क्लोराइड की आप लोग सोल्व करना चाहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, आप लोग सिंपली क्या करें, सोडियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और क्लोराइड आयन की, इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको सोडियम क्लोराइड का आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम पॉजिटिव की हम अलग रख लेंगे, ठीक है, और क्लोराइड आयन यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द क्लोराइड आयन। तो ऐसे हम मोलर कंडक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू दी कोहल-रोल्स लॉ। इसी की हेल्प के साथ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला तो ग्राफ से ही हो जाता है, बट वीक वाले को सोल्व करने के लिए कोहल-रोल्स लॉ अप्लाई किया जाता है, जैसे हमने एसिटिक एसिड की अभी सोल्व की थी, ठीक है। क्लियर है अभी। तो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। On the basis of the E node values, identify which among the following is the strongest oxidizing agent। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें बताना है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिसकी खुद की रिडक्शन है। मान लीजिए कोई A है, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन गेन कर कर A नेगेटिव आयन बनाता है, तो A इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी रिडक्शन हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे में से
रिमूव कर कर अपने में गेन किया है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए आप लोगों ने याद रखना है जितनी ई नोड वैल्यू होगी लार्ज, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब ई नोड वैल्यू सबसे ज्यादा है इसकी 1.51, तो मतलब जो MnO4 नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर कर Mn2 पॉजिटिव में चेंज होने की इसकी टेंडेंसी ही हमें ई नोड वैल्यू से जानकारी मिलती है। मतलब ई नोड वैल्यू क्या होती है कि वो जो भी स्पेसिस है वो कितनी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इनको हम रिडक्शन पोटेंशियल्स इसीलिए बोलते हैं कि रिड्यूस होने की उनकी टेंडेंसी कितनी है। अगर पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट तो आपने ऑपोजिट कर देना है, जिसकी वैल्यू सबसे लो होगी वो रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर है अभी, ये बात याद रखना। तो आगे चलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हमें एक ग्राफ दिया गया है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी विद द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। हेयर मोलर कंडक्टिविटी हमें दी गई है और सी इज द कंसंट्रेशन। डिफाइन द मोलर कंडक्टिविटी। तो डिफाइन तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को सभी को पता होगा व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन containing the 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम किसी सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व करते हैं, उस सोल्यूशन की कितनी कंडक्टेंस होती है, दैट इज नोन एज दी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यूज करने पर। नाउ इसने पूछा है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्लॉट। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ग्राफ ऐसा बनता, ठीक है, देन इट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वीक का ग्राफ अलग तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग का अलग तरह का होगा। ये 2 पॉइंट हो गए क्लियर। तो आगे और भी है इसी प्रॉब्लम पर बेस्ड, ठीक है। आगे है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब देखिए, जब स्ट्रॉन्ग का हम ग्राफ बनाते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसको आप लोगों ने एक्स्ट्रापोलेट कर कर यहाँ पर एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो जो इंटरसेक्शन का होता है पॉइंट, दैट गिव्स अस द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 150 के आसपास होगी, ठीक है। और इसके बाद पूछा गया है शो दैट हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये ए क्या होती है, ए हमें यहाँ से स्लोप से मिलता है, जो इनके बीच रिलेशन होता है उसमें एक कांस्टेंट होता है। सो ये रिलेशन होता है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस ए इंटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए। तो मतलब अगर हमें a सोल्व करना है, देन a इज द माइनस m, यानी कि माइनस ऑफ द स्लोप। तो हमें क्या करना होगा, a को सोल्व करने के लिए स्लोप निकालनी होगी। स्लोप सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स लेंगे 2, ये हमने 2 पॉइंट्स चूज कर दिए। अब दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय x की जो 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रेशियो से हम यहाँ से स्लोप निकाल देंगे। तो स्लोप हमें कैसे मिलेगी, सो स्लोप इज, सो नाउ स्लोप इज इक्वल्स टू दी माइनस, तो ये वाला आ गया साइन, स्लोप की वैल्यू क्या बनी, 149 माइनस 147.8। दिस वन हमने ये जो यहाँ पर हाइट थी वो सोल्व कर दी। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, 0.022 माइनस 0.010, ये दोनों वैल्यूज जो यहाँ पर हैं, ये दोनों हमने यूज कर ली। इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। सो 100 इज द वैल्यू ऑफ ए। और साथ में आप लोगों ने यूनिट्स यूज कर लेनी है, ऊपर लग गई यूनिट्स ऑफ दी मोलर कंडक्टिविटी और डिवाइड में कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट की यूनिट्स लग जाएंगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको 4 मार्क्स में आती हैं। तो आपको 4 डिफरेंट
प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं ऑन द सेम ग्राफ, तो ऐसे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन dilute sulfuric acid is electrolyzed using the platinum electrodes। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक है वो जस्ट हमारे सिलेबस में उसकी इंट्रोडक्शन बताई गई है, तो उसकी एग्जांपल्स भी पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आप लोगों ने ज़रूर कर देना है। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज़ कर करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हमें एनोड पर मिलता है ऑक्सीजन, क्योंकि OH आयंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और कैथोड पर हमें मिलता है हाइड्रोजन, क्योंकि H पॉजिटिव वहाँ पर जाकर रिड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग रिएक्शंस को याद करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो कैथोड पर क्या होगा, पॉजिटिव आयन जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर कर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एनोड पर क्या होगा, अगर हम डिल्यूट सोल्यूशन करते हैं तो वाटर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी हायर रख देते हैं, तो वहां पर सल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन होगी, वो रिएक्शन आपकी अलग बनेगी। बट अभी यहाँ पर वाटर की ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीजन गैस बनती है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन इज दिस वन। तो हमें ई नोट वैल्यू बताई गई है, सॉरी हमें ई सेल बताया गया, दिस इज नॉट ई नोट वैल्यू। ये है हमारा यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन, और ई नोट वैल्यू ऑफ Fe2 पॉजिटिव हमें दी गई है। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन है यहाँ पर आयरन, तो आयरन में ऐड हो रहा है यहाँ पर H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन, ये दोनों जो आगे वाली टर्म्स होती हैं दीज आर दी रिएक्टेंट्स ऑन दी बोथ साइड्स। ठीक है, तो आयरन से क्या बना, Fe2 पॉजिटिव, और दूसरी साइड पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस। अब इसको करते हैं बैलेंस, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्योंकि Fe से Fe2 पॉजिटिव बन गया, सिंपल है। अब इसकी ई नोड वैल्यू निकालते हैं। ई नोड सेल, तो ई नोड सेल क्या होता है, रिडक्शन जो हाफ है यानी कि H पॉजिटिव वाला, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो ऑक्सीडेशन वाला हाफ है Fe2 पॉजिटिव वाला, उसकी वैल्यू। ठीक है, अब H पॉजिटिव की तो 0 होती है, माइनस Fe2 पॉजिटिव की बन गई 0.44, तो ये बन जाएगा आपका प्लस में 0.44। ठीक है, तो ये आपको इसकी मिल जाएगी यहाँ पर ई नोड वैल्यू। इतना क्लियर है? अब हम यहाँ पर लगाते हैं नर्व्स इक्वेशन। ठीक है, सो ई सेल इज इक्वल्स टू दी ई नोड सेल माइनस 0.059 बाय n की वैल्यू 2 है, लॉग प्रोडक्ट साइड पर ओनली Fe2 पॉजिटिव है। ठीक है, और रेक्टेंट साइड पर है H पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो ई नोट सेल की वैल्यू लगा दी 0.44 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव आयंस की कंसेंट। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी यूज होना होता है, ऊपर यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि अगर कोई भी गैस है उसका हमने प्रेशर यूज करना है, बट इसका प्रेशर कितना है 1 बार, तो चाहे आप लोग ना भी शो यहाँ पर करेंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। वैसे मैं एक बार आपको बना देता हूँ। ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव आयंस की है कंसंट्रेशन 0.1, फिर H पॉजिटिव आयंस की है x, वो हमें सोल्व करनी है x। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये जो 0.1 है ये ओवर में चला जाएगा। ठीक है, तो ओवर में जाने के बाद ये बन जाएगा 1 ओवर, ये चीज़ बन जाएगी log 1/10x को। तो इसका जब हम करेंगे रेसिप्रोकल तो ये बन जाएगा माइनस log 10x को। ठीक है, तो मतलब अगले स्टेप में अब हम ई सेल की वैल्यू ये वाली यूज करते हैं। सो दिस बिकम्स दी 0.1745 इज इक्वल्स टू 0.44, यहाँ पर बन गया प्लस 0.059 बाई 2 लॉग आपका बन चुका है 10x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना, इस इक्वेशन को, और हमें x की वैल्यू निकालनी। क्लियर है अभी? बाकी का मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने साथ साथ में नोट डाउन करते जाना है। अब इसकी सोल्विंग हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप लोग एक बार इसे ध्यान से सुन लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका इजीली सोल्व आउट हो जाएगा।
ठीक है, तो एग्जाम से पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर देना। सुनाओ, सबसे पहले ये वैल्यू जाएगी उस तरफ, ठीक है, तो ये उसमें से सब्ट्रैक्ट होकर बच जाएगा -0.2655, उस साइड पर बच गया 0.059/2 log 10x, ठीक है। अब ये जो टर्म है 2 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये जाकर होगा डिवाइड, तो उस तरफ आपका सोल्व कर बच जाएगा -9। ये आप लोगों ने खुद सोल्विंग कर लेनी है। अब इसको मैं दो पार्ट्स में कर लेता हूँ डिवाइड, log 10 प्लस log x², ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, log 10 इज इक्वल्स टू दी -1, ये उस तरफ चला गया, ये बन गया आपका -10, इसकी वैल्यू लगाई तो इसका 2 आगे आ गया, ये वाला स्क्वायर वाला, तो ये बच गया log x, ठीक है। 2 ओवर में जाएगा तो आपकी log x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। सो x इज इक्वल्स टू log, उस तरफ जाकर एंटी लॉग बना तो 10 रेज टू पावर -5, सो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी बन गई, 10 रेज टू पावर -5, ठीक है। तो सोल्विंग इजी थी, आप लोगों ने डिवाइड यहाँ से है ज़रूर करनी खुद, तो वो आपका यहाँ से इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द एसोसिएशन ऑफ दिस एसिटिक एस्टर इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज दिस वन। तो हमें दी गई है कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू यहाँ पर 8.0 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सीमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन बताई गई है 0.0024 मोलर। हमें क्या सोल्व करनी है, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, दैट इज द अल्फा। तो अल्फा का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू द मोलर कंडक्टिविटी एट द कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले सोल्व करते हैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी। क्या फार्मूला होता है, कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय दी मोलैरिटी, ठीक है। सो कंडक्टिविटी इज 8.0 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू 1000, ओवर में आएगी इसकी कंसंट्रेशन 0.0024, तो ये जीरोस इसके साथ सोल्व करने, तो ये बच के आपका 8 इंटू 10 की पावर 2 बच जाएगी, ठीक है। यहाँ की जीरोस भी ऐसे ही आप लोग साथ में लिख लें, यहाँ पर कितनी आएगी 1 2 3 4, तो ये इस पर सोल्व होगा 3, तो ये ऊपर जाकर ऐड होगा, तो ये आपका बच जाएगा 100/3, ठीक है। सो नाउ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है, वो आप लोगों ने एसिटिक एसिड की सोल्व करनी है। तो एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन दोनों की अलग अलग बताई गई हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो एसिटिक एसिड का फार्मूला ही आ जाएगा, तो वहां से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 390.5 यूनिट्स सीमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। सो नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दीज टू, तो ये वैल्यू ऊपर रखेंगे, दैट इज 100/3 और डिवाइड में आ जाएगा 390.5, तो ये आपका आंसर सोल्व कर आ जाएगा 0.08, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस प्रॉब्लम की। तो ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से सोल्व करनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अगर ई नोट वैल्यूज हमें दी गई हो तो सबसे पहले हमें निकालना है ई नोट सेल, ठीक है। ई नोट सेल इज द रिडक्शन पार्ट, दैट इज द कॉपर इलेक्ट्रोड, उसकी वैल्यू आगे रखेंगे 0.34 माइनस ऑक्सीडाइज वाला जो है रोड, उसकी वैल्यू पीछे रखेंगे। वैसे भी जो वैल्यू हायर होती है वही हमारा रिडक्शन वाला पार्ट बनता है, कैथोड पार्ट बनता है, और जिसकी वैल्यू लो होती है दैट इज आवर यहाँ पर एनोड पार्ट बनता है, ऑक्सीडेशन हाफ बनता है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस, तो ये बन गया आपका 1.10 वोल्ट, ठीक है। सो नाउ गिब्स एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल्स टू -n इंटू एफ इंटू ई नोट सेल, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली वैल्यूज लगानी है। n की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए गिब्स एनर्जी को सोल्व करते वक्त आप लोगों ने ये ध्यान रखना है
कि अगर रिएक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई की गई है तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स को चूज करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ पूरी रिएक्शन को, तो हमारे यहाँ पर n की वैल्यू 4 बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आपको बनाई जा सकती है। f की वैल्यू 96500, ये वैसे भी बताई हुई है। इनटू ई नोट सेल हमने सोल्व किया है 1.10, तो ये अब आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन को सोल्व कर लेना है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा -212300 जाउल पर मोल, इसकी यूनिट्स बनेंगी। मोल यहाँ से आएगा, इन सभी में ही मोल होता है। तो ये आपका बन गया -212.300 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा गिब्स एनर्जी चेंज का। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सिंपल सी प्रॉब्लम है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स predict with reason which pair will allow the greater conduction of electricity. Silver wire at the 30 degree Celsius और silver wire at the 60 degree Celsius. देखिए जो होते हैं हमारे प्योर मेटल्स, उनमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए लो टेम्परेचर पर ज़्यादा रहेगी, बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। दूसरा है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन और 1 मोलर, इसमें क्या आएगा, डिल्यूट सोल्यूशन की ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी। तो डिल्यूट सोल्यूशन करेंगे, उसमें ऑन डिल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, हेंस कंडक्शन इज इंक्रीजेस, ठीक है। KCl सोल्यूशन एट दिस डिग्री सेल्सियस और दिस डिग्री सेल्सियस, जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसमें अगर हम हायर टेम्परेचर रखेंगे तो उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो एक में उन्होंने पूछे थे मेटल्स, एक में पूछे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक में पूछे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो सभी के रीजंस अलग अलग हैं, तो सभी आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ से आपका ये भी सभी टॉपिक्स हो गए कि आपकी कंडक्टेंस वगैरह विद चेंज इन टेम्परेचर कैसे चेंज करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तो सिंपल है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, दैट इज एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ये, सो दिस कन्वर्ट दी रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें ऑपोजिट होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल, जब कोई बैटरी हम यूज करते हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है। इलेक्ट्रोलाइटिक, जब हम बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी देकर उसे चार्ज करते हैं। क्लियर है? आगे है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 देन वी कैन इन्फर दैट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी रिड्यूस होकर अपना सॉलिड एटम बनाने की टेंडेंसी है। सो इसका मतलब क्या है कि रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो रिड्यूस हो जाए और ये एटम अपना बना ले, मतलब उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म जो मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, इसकी वैल्यू उससे ऊपर है, तो ये उससे ज़्यादा स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म बना देगा। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इसके बाद एक असर्शन रीजन की प्रॉब्लम है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। ये सही है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है अबाउट दी कंडक्टिविटी, ठीक है। क्यों होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन डिल्यूशन, ये रॉन्ग है, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिल्यूशन करने पर डिक्रीज होते हैं, ठीक है। इसीलिए ही कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है, बिकॉज कंडक्टिविटी इज दी कंडक्टेंस पावर ऑफ दी 1 यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम का जो आपके सोल्यूशन के अंदर 1 ml का जो पार्ट है उसके अंदर
कितने आयंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी। ठीक है, सिर्फ यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो उसमें जितने ज्यादा आयंस रहेंगे उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है अभी? तो सुन लीजिए ध्यान से, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आगे चलते हैं, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए ऑलरेडी सोल्व कर कर रखी है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, तो आपके लिए भी इजी हो इन सभी को सीखना। ठीक है, तो क्योंकि वही सभी फार्मूलाज यहाँ पर सेम आएंगे, तो आप लोग इनकी खुद प्रैक्टिस भी ज़रूर करते रहें साथ में। ऐसे भी आ सकता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग फॉर दी गिवन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दी गई है और ई नोट वैल्यूज हमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ई नोट सेल, तो जो हायर वैल्यू है 0.80, यानी कि जो रिडक्शन हाफ सेल होगा उसमें से इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.05 वोल्ट। नाउ मैक्सिमम वर्क का क्या मतलब है, दैट इज दी माइनस ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी, क्योंकि गिब्स एनर्जी गिव्स अस द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिएक्शन। ठीक है, सो माइनस इंटू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर अब हम सभी वैल्यूज को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमें सोल्व करनी है लॉग ऑफ केसी की वैल्यू। इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। इसी फार्मूले के लिए मैंने आपको ये वाली प्रॉब्लम वैसे तो एक्सप्लेन की, क्योंकि इसमें ये यूज हो रहा है फार्मूला। log kc इज इक्वल्स टू एन इंटू ई नोट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो log के अंदर वाली जो टर्म होती है दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड जो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू होती है दैट बिकम्स द जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला लगेगा, सभी वैल्यूज यूज कर कर आपने इसका आंसर सोल्व कर देना है, सिंपल है। ठीक है भी, क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे फिर से एक और प्रॉब्लम है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन, यानी कि हमें बताई गई है कंसंट्रेशन, लेंथ बताई गई है 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बताया गया है जिसमें इसकी रेजिस्टेंस हमें बताई गई। ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, दैट इज द रो की वैल्यू है, फाइंड इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी निकालेंगे कंडक्टिविटी, क्योंकि अगर एक बार ये सोल्व होगी तो उससे हमें बाकी सभी चीजें भी मिल जाएंगी। सो क्या इसका फार्मूला होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू दी जी इंटू जी स्टार। तो कितना इजी फार्मूला है, जी इंटू जी स्टार। ये दोनों क्या है, जी रिप्रेजेंट्स दी कंडक्टेंस, यानी कि 1/r, और जी स्टार इज दी L/A। ठीक है, यानी कि सेल कांस्टेंट, जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, L/A। ठीक है, तो सभी वैल्यूज आपने यूज करनी है, तो इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर विद यूनिट्स आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। यूनिट्स ना लगाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। देन रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, इस वैल्यू का आप लोगों ने रेसिप्रोकल कर देना है, तो वो आ जाएगा 62.5 ओम सेंटीमीटर। नाउ मोलर कनेक्टिविटी का फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें सभी वैल्यूज को यूज कर कर उसको सोल्व कर दें और उसकी यूनिट्स लिख दें, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फार्मूले आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा ये सभी काम होने वाला है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रेडिक्ट दी प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर क्लोराइड, यानी कि CuCl2। इसके लिए हमने यहाँ पर करनी है सोल्विंग। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पर क्या है कि कैथोड है जो, उस पर तो जाएगा Cu पॉजिटिव। क्यों जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव दो ऑप्शन थे हमारे पास, H पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव। अब जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हायर है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34, हाइड्रोजन की तो 0 होती है, तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वही जाएगा पॉजिटिव आयन टुवार्ड्स द कैथोड और जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बट अगर हम दूसरी साइड पर देखें टुवार्ड्स द एनोड, एनोड पर वो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लो होती है, तो लो के कारण ये जाना चाहिए था, मतलब कि वाटर की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, बट वाटर की ऑक्सीडेशन होने के बजाय यहाँ पर
क्लोराइड आयंस चले जाते हैं और अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर कर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज यानी कि ओवर पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है इसलिए। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो फिर जो दूसरा आयन होगा वही चला जाता है, वही जाकर डिस्चार्ज हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। A cell is prepared by dipping the zinc rod in 1 molar zinc sulfate solution and a silver electrode in 1 molar silver nitrate solution. Thus, the standard electrode potential is given by this one. What is the effect of increase in concentration of the zinc 2 positive on the E cell value? तो E cell value पहले रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नॉन्स्ट इक्वेशन बनानी होगी। E नोड ई नोड सेल, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लोग अब इसकी पहले रिएक्शन बना देते हैं। तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और सिल्वर पॉजिटिव आयन की होगी रिडक्शन। तो ये बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस बना जाएगा यहाँ पर सिल्वर। तो यहाँ पर 2 लगा लें, यहाँ पर 2 लगा लें, तो ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन है। तो इधर कौन से आएंगे? इधर आएंगे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस प्रोडक्ट साइड और डिवाइड में आएंगे रिडक्शन साइड से यहाँ पर Ag पॉजिटिव। अब देखिए, अगर हम जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस वैल्यू इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगी तो इसके आगे साइन क्या है? माइनस। तो मतलब ई नोड सेल में से माइनस होने वाली टर्म की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो मतलब ओवरऑल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि माइनस वाली टर्म इंक्रीज हो गई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ई सेल डिक्रीजेस। सो आपने सिर्फ इतना आंसर एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ओके। अभी तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है ई सेल डिक्रीजेस। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर वाले के बारे में पूछते तो हम इसके ऑपोजिट कर देते। ठीक है, वो भी आप लोगों ने खुद कर देख लेना है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। अप्लाई द कोहल-रोथ्स लॉ, ठीक है, टू राइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। ये अब आप लोगों ने खुद बताना है, इसका आंसर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएं। वैसे मैं ऑलरेडी इसको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं जब हमने कोहल-रोथ्स लॉ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का आंसर आपने खुद बताना है। तो आगे चलते हैं। गिवन आर the conductivities and the molar conductivity of NaCl solution at the different concentrations। तो अगर इतनी कंसंट्रेशन रखेंगे तो ये कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। कंपेयर द वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl solution ऑन डिल्यूशन। डिल्यूशन करने पर क्या होता है? हम जैसे जैसे सोल्यूशन को करते हैं डिल्यूट, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, बट मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यही हमें एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नीचे एक्सप्लेन कर देना है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी होती है बट आंसर आपके बिल्कुल सिंपल से होते हैं, छोटे छोटे आंसर होते हैं। तो चैप्टर बहुत ईजी है, तो आपका ईजिली हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अपनी एक बार बना लेनी है। इससे चैप्टर की 1 शॉट वीडियो भी है आपके लिए बनाई हुई, वो भी आप लोग एक बार ज़रूर सुन लें, तो आपकी अच्छे से यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो हमारी अगली प्रॉब्लम है दैट इज ई सेल, हमें यहाँ पर दी गई है वैल्यू, ये रिएक्शन दी गई है। उसने पूछा है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट व्हेन एन एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन 2.7। अगर हम ऑपोजिट पोटेंशियल 2.71 से लो रखेंगे तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती जाएगी, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्या होगा? कॉपर टू मैग्नीशियम यानी कि कैथोड टू एनोड होता रहेगा, सिंपल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन 2.71 रख देते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बाहर की बैटरी की वोल्टेज हायर हो जाएगी, तो उसका जो है वो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी। तो यहाँ पर होता है दैट इज द एनोड साइड, दैट इज द कैथोड साइड।
तो पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस तरफ से और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ऐसा ही चलता है पहले तो अगर हम बाहर की जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो इसके ऑपोजिट ऐसे कोई बैटरी जोड़ देते हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी सॉरी ऑपोजिट यहाँ से ऐड करेंगे, इस साइड पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऐड होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेटर देन 2.71 रखते हैं तो ऑपोजिट फ्लो होगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, अदरवाइज सेम डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा करंट। डायरेक्शन कौन सी है, कैथोड टू एनोड, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, फिर से आ गया सेम ग्राफ पर प्रॉब्लम। ए हमें ग्राफ दिया गया है फॉर द ए एंड बी इलेक्ट्रोलाइट, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। अब ये आंसर आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताना है, ए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक, बी कौन सा है स्ट्रॉन्ग और वीक। क्लियर है, अभी इतना तो बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में, जल्दी से बताइए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और हमें भी आइडिया हो कि आपने वीडियो को ध्यान से आप लोगों ने सुना है वीडियो को, ठीक है। और बी में उसने पूछा है कि व्हाट हैपन्स ऑन द एक्सट्रापोलेशन ऑफ दिस ग्राफ टू द कंसंट्रेशन अप्रोचिंग टू जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए एंड। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट ए के लिए अगर हम एक्सट्रापोलेट करते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इंटरसेक्शन होगी, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होकर जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है वो हमें क्या बताएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो तो एक्सट्रापोलेट होने पर इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, तो उसके लिए अगर हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को सोल्व करना है तो कोई और मेथड यानी कि कोहल-रोथ्स लॉ अप्लाई करना होगा, इससे तो होगा नहीं, ठीक है। तो यही आप लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए तो एक्सट्रापोलेशन के साथ हो नहीं सकता कुछ भी, बट स्ट्रॉन्ग के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की वैल्यू जो जहाँ पर इंटरसेप्ट होगा वहाँ से मिल जाती है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। How does molar conductivity vary with increase in the concentration for strong electrolyte? Increase in concentration होगा तो molar conductivity always decreases, चाहे हो strong electrolyte चाहे हो weak electrolyte। Clear है? How can you determine the limiting molar conductivity for the strong electrolyte and weak electrolyte? ये मैंने आपको अभी बताया है, strong के लिए ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दें, weak के लिए क्या करेंगे, कोहल-रोथ्स लॉ यूज करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, वही सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें हमारे सारे टॉपिक ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद करनी है, जस्ट सिंपली नास्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, आंसर आपके सामने है, वीडियो को पॉज कर कर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। नास्ट इक्वेशन की जो हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म होती है वो ये होती है 2.303 आर इंटू टी ओवर एन एफ। आर की वैल्यू यूज़ कर कर, एफ की वैल्यू यूज़ कर कर, और टी की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सभी वैल्यूज यूज़ कर कर हमें यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म मिल जाती है 0.0591। तो हम मोस्टली प्रॉब्लम में इसी को ही सोल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही ये भी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ही है, मैंने सोल्व इसीलिए की हुई है कि आप लोगों को आंसर अपने मैच कर लें, बट इन सभी को आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रॉब्लम्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, वैसे ये वाली भी सिंपल है। इसमें उसने पूछा है कि एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शंस हो सकती हैं, बट आपने ये बताना है कि एनोड और कैथोड पर कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब देखिए अगर हम इस साइड पर आते हैं कैथोड, तो हमने क्या रीड किया है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है पॉजिटिव में ज़्यादा, तो यही रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती, तो हमें हाइड्रोजन मिल जाएगी। और एनोड पर हमने अभी अभी क्या देखा था, ड्यू टू दी ओवर पोटेंशियल ये यहाँ पर वाटर की ऑक्सीडेशन की बजाय क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, ठीक है। तो यही इसमें आपका सिंपल सा आंसर था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ आप लोगों को पूछी गई है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की बजाय Cl2 क्यों रिलीज हुई, ड्यू टू दी ओवर पोटेंशियल, ठीक है। और कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड डिक्रीजेज ऑन द डिल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा।
तो ये एक और आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आई होप कि उसके साथ आपकी बहुत ही अच्छे से हेल्प हो जाएगी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। ठीक है, तो इनको सोल्व कीजिए और नीचे कमेंट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग नीचे हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग सुन सकते हैं। वहाँ पर सभी फार्मूलाज आपके अलग से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इन सभी प्रॉब्लम्स के आंसर्स जो मैंने आपको दी हैं, और जिनके आंसर्स ऑलरेडी बीच में बताए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर भाई ज़रूर करना, ताकि बाकी सभी बच्चों को भी इस वीडियो के साथ हेल्प हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।